वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम यूनिट 8 का ए पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें हमें दूर करना है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। क्योंकि इससे पहले हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, अब हमें छोटे लेवल पे काम करना है आके, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि उस छोटे से बेस हो के ही वो बड़ा पार्ट बनता है। तो हमको बहुत सारे हमने मुद्दे पढ़े थे, विवेचनात्मक चिंतन, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हमको पढ़ना था। उसके बाद हमने पढ़ा कि एनसीएफ ने क्या क्या कार्य सुझाए हैं, एनसीएफ के क्या प्रिंसिपल है, एट अ टाइम जब टीचर सेवाकालीन प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, सेवा पूर्व प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, सेमिनार वगैरह ये सारे ऑर्गेनाइज हमने पढ़े थे। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर का जो हमारा मोटिव है, हमको बढ़िया से एकदम जहर टीचर तैयार करना है। तो उससे पहले हमने पढ़ लिया कि टीचर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और हम टीचर्स को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो टीचर्स को करने के लिए, मतलब टीचर्स को हमने पढ़ा था डाइट करवाती है, पेपर लेती है, सारे एग्जाम पैटर्न हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में। तो आज हमने पढ़ा है कि जो हमें जहर टीचर एकदम चाहिए मस्त, उनको पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं या हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यह है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क आई थी। जैसे राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005, इसी तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क आई थी 2009 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर को पढ़ाने के लिए एजुकेशन। क्योंकि जब बढ़िया बढ़िया टीचर तैयार होंगे तभी तो बच्चे तैयार होंगे। अब हम टीचर या जिन्हें एबीसीडी नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो अच्छा है, गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए डे बाय डे जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। आप पहले देखो पेपर में पहले 1 लाख बच्चे बैठते थे, अब 2 लाख, 3-3, 4-4 लाख। अभी जो पिछले साल रीट का पेपर हुआ था 23 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे, 23 लाख। राजस्थान के एक स्टेट के लिए ओवरऑल 23 लाख। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। खैर कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या सुझाव सुझाए हैं। इसके 2 पॉइंट हमने पढ़ने हैं। ये जो एनसीएफटी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 ने लेवल 1 क्या है हमारी, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं 1st to 5th अध्यापक शिक्षा, जो अध्यापकों की शिक्षा है उसके लिए इन्होंने क्या काम सुझाए हैं। ठीक है, हमने वो पढ़ने हैं। इसके 2 ही पॉइंट है। और लेवल 2 पर अध्यापक शिक्षा क्या कर रहा है 1st to 8th। ठीक है, अभी ये जो बुक्स है एनआईओएस की डीएलएड की हैं, तो उस डीएलएड की बुक्स को में 8th तक ही कवर किया गया है। अगर आप ज्यादा जाओगे आगे तो आप बीएड करोगे, बीएड में आप पढ़ोगे 12th तक के बच्चों के लिए। इतना तो आप खैर कॉमन सेंस है, इतना आपको पता होगा। तो अभी जो है ना, देखो एनसीएफ ने ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एनसीएफटी ने सिर्फ 8th तक ही दिया होगा, दिया तो और आगे भी होगा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पर्सपेक्टिव से जितना जरूरी है हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं लेवल 1 के बारे में कि अध्यापक शिक्षा 1st to 5th के बारे में इन्होंने क्या दिया है। तो इन्होंने तर्काधार है, पहला तर्काधार पॉइंट है वो, ये ज्यादा इतने में याद रखने वाला नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इतना अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना कि हाँ इसमें क्या क्या था, मतलब हेडिंग थोड़ी सी बना लेना कि क्या याद रखना है कि 1st to 5th में क्या था। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इतना अंडरस्टैंडिंग से कर दोगे, इतना इजी है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, मतलब टर्म्स नहीं है जो आपको पर्टिकुलर याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, उसको हम अच्छे से करेंगे, बट ये ऐसे ही है कि मतलब आप थ्योरी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले तर्काधार, ये सबको पता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोलता है। तो इसमें प्याजे ने दिया था कि इसमें स्थूल संक्रियात्मक अवस्था से अमूर्त तंत्रणा प्रक्रिया का एक परिवर्तन संकलित है। मीन्स कि इसमें 3 स्टेजेस आ जाती हैं प्याजे की, सेंसरी मोटर स्केल्स को छोड़ के बाकी की जो 3 स्टेज है वो आ जाती है, या आप लास्ट वाली दोनों भी ले सकते हो। इस उम्र में बच्चे इस वाली एज पर होते हैं, प्याजे की लास्ट 2 वाली पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें विकासशील भारतीय समाज में शिक्षा नामक पाठ्यक्रम के अंदर से हमें भावी अध्यापक समाज की उन अपेक्षाओं को समझ सके कि शिक्षा के माध्यम से हम जो पूरी करना चाहते हैं। मतलब ये टीचर से एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि वो समझे, टीचर समझे कि हमको आने वाले बच्चों में, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमें ऐसे क्या वैल्यूज डेवलप करने हैं, हमें ऐसे क्या मूल्य डेवलप करने हैं कि आगे जाकर के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और साथ ही साथ राष्ट्र का कल्याण कर सके। राष्ट्र से यहाँ मतलब पर्टिकुलर उस समाज से है जिस समाज में वो रहते हैं। ठीक है, तो ये अपेक्षा एक टीचर से करी जा रही है। अब क्या है, अध्यापन तथा अधिगम का मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी हमारा पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें भी 502 पूरी साइकोलॉजी पे बुक है, तो हम उसको पढ़ते हैं। तो नामक पाठ्यक्रम के आधार पर एक बुक, ये सिलेबस है
पाठ्यक्रम के आधार पर आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप बच्चों में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त अध्यापन कार्य नीतियों का निर्माण कर सके। मैं बता दूं बेसिकली क्या कर रहे हैं इसमें, जो हमारे डीएलएड में सब्जेक्ट होते हैं ना, डीएलएड में सब्जेक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम टीचर को ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इसके बाद टीचर को ये पता चल जाए। तो ये हमने भारतीय समाज में शिक्षा हमने पढ़ी थी, पूरी बुक है हमारे डीएलएड में, ठीक है। ये मैंने एनआईयूएस से तो नहीं करी है डाइट, पर मैंने दिल्ली से डाइट करी है। तो उसमें हमारी भारतीय समाज में शिक्षा थी, जिसमें पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा सारी उसमें नीतियां थी, सारे आयोग थे बहुत डीप लेवल में, वो हमने पढ़ा। तो उसके थ्रू क्या है, हम समझ पाएंगे कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। और ये हमें मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो मनोविज्ञान को पढ़ाने के बाद हम लोग टीचर बने तो बच्चों में समझा सकेंगे कि लर्निंग को कैसे प्रोत्साहित करा जाए। फिर है स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, इसके हम बच्चों के लिए हेल्प कर सकते हैं शारीरिक विकास डेवलप करने में, और स्पेशली जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन पे बहुत ध्यान दे सकते हैं। फिर है निर्देशन और परामर्श, ये हमारे सब्जेक्ट है ना डाइट के, मुझे एकदम से याद आया कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये है कि मतलब हम काउंसलिंग और डायरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि उन बच्चों की सहायता कर सकते हैं जो किसी न किसी प्रकार से समस्याओं में और कहीं ना कहीं घुसे रहते हैं या परेशान रहते हैं। अब प्रशिक्षण ट्रेनिंग, तो क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती है। पेडागोजिकल विश्लेषण से हम सोच सकते हैं कि अच्छा इसको इस तरीके से किया जाए, नहीं उसको उस तरीके से करो, अच्छा दोनों को छोड़ के ये वाला तरीका अच्छा ये चूज कर लो। विवेचनात्मक चिंतन है ना, पेडागोजिकल, ये सारी चीज है। फिर क्या है, पाठ्यचर्या संपादन की, मतलब और क्या क्या हो सकता है। बेसिकली कुछ नहीं करा हुआ इन्होंने, 1st to 5th का जो हमारा सिलेबस है ना उसको डिटेल में डिस्क्राइब करा हुआ है, इसलिए मैं कह रही थी समझने वाली चीज है। फिर क्या है, सिद्धांत थ्योरी, इसमें क्या होगा, आप थ्योरी जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलती हूँ ना, वो ये होता है कि जिसमें हम बहुत सारे उपागमों की चर्चा करें, जैसे व्याख्यान, चर्चा, सहकारी अध्ययन, निर्देशन, तकनीक, स्वयं तकनीक तथा परियोजनाएं, इन सब का यूज करना। फिर आता है पेडागोजी, पेडागोजी तो पता ही है आपको, अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान वर्तमान अध्यापन तकनीकें तथा कार्य नीतियां स्व अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। तो उपागमों में भावी अध्यापकों की भागीदारी कम से कम होती है। तो टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बच्चों को इतने अच्छे से अच्छे पढ़ाओ कि भाई बच्चों को खुद ही पढ़ने की आदत हो जाए, ठीक है, खुद ही स्व अध्ययन की आदत हो जाए, उसको इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर दो। अध्यापन अभ्यास कराओ, अध्यापन अभ्यास क्या है, जो अध्यापक शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों, यदि इसे ठीक तरीके से आयोजित किया जाए तो ये सबसे ज्यादा मजबूत घटक बन सकता है। बट अध्यापन अभ्यास, अब पता नहीं किसकी गलती क्या है, क्योंकि एक साल में हमारे पास टाइम भी तो कितना कम होता है, हमें सिलेबस भी पूरा कराना है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी करानी है, तो रिवीजन का टाइम उतना नहीं मिल पाता जितने टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही बता रहे हैं कि ये बहुत कमजोर कड़ी है आज की एजुकेशन सिस्टम में कि अध्यापन का अभ्यास नहीं हो पाता है। फिर है प्रायोगिक कार्य की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाने बच्चों से। वर्क एजुकेशन जिसमें मेन सब्जेक्ट है, कार्य शिक्षा प्रायोगिक कार्य का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी अंतःशक्तियों का उपयोग चरित्र के कुछ गुणों का विकास करने के लिए अध्यापक शिक्षक द्वारा करना होगा, ठीक है, इस सब काम को यूज करना है। नेक्स्ट आता है फिर अध्यापक शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, अध्यापक जो शिक्षक है उनकी भूमिका क्या होती है। अध्यापक शिक्षा भावी अध्यापकों के शारीरिक, सामाजिक तथा सौंदर्यवर्धक विकास को सुसाध्य बना सकेंगे। भावी अध्यापकों के सृजनात्मक तथा रचनात्मक व्यक्तियों को पोषित करने की आवश्यकता है। जो हम लोग हैं अभी सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज में है, तो हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसको इनको पोषित करने की जरूरत है। इन उद्देश्य की प्राप्ति में प्रायोगिक कार्य करने होंगे, अतः ऐसे क्रियाकलाप का निरंतर रूप से आयोजित करना होगा ताकि जो भावी अध्यापक है वो ऐसा ही परिवर्तन अपने अध्यापन अधिगम में ला सके। तो ये चीज है इसमें। फिर आता है मूल्यांकन, मूल्यांकन को तो हमको किसने कितने तरीके से सिखाया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोसिस असेसमेंट, पीयर ग्रुप असेसमेंट, बहुत तरीके के असेसमेंट है, असेसमेंट में पढ़ेंगे। तो इस अवस्था में मूल्यांकन सतत हो, रचनात्मक तथा व्यापक हो ताकि अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार ला सके। मूल्यांकन के उपकरण क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू, सूचियां हैं कितनी सारी, जांच सूची, मांग सूची, और ये जो उपकरण टूल्स भी बहुत सारे हैं, और नाम नहीं आता है भी एकदम से, बट बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें लिखा भी नहीं है। मूल्यांकन के उपकरण क्या है, पाठ्यचर्या संपादन की सफलता या असफलता इस बात से जानी जाती है कि मूल्यांकन में वैध और विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग हुआ है या नहीं, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें थी 1st to 5th तक के लिए थी, ठीक है, और यही सेम चीज दी हुई है हमें 1st to 8th के लिए भी, या हम कह सकते हैं 6th to 8th के लिए। 1st to 8th है ना, तो समझ लो ये सारे सब्जेक्ट तो कॉमन है ही, और ये 1st to 8th के लिए भी ये सेम चीज है, मतलब आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है इसके लिए, इसमें भी ये सेम ही चीज है।
फर्स्ट टू 8th के लिए भी। बस जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो मैं आपको एड ऑन करा देती हूँ। इसमें भी यही है, पाठ्य विषय वस्तु क्या है, ट्रेनिंग क्या है, सिद्धांत क्या है, सब कुछ सेम है, सब कुछ। बस इसमें मूल्यांकन के उपकरण है उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि कागज पेंसिल परीक्षण जिसमें वस्तुगत आधारित प्रश्न हो, इसके अतिरिक्त निबंधात्मक लघु उत्तर प्रश्न, वस्तुगत प्रकार के प्रश्न, मौखिक परीक्षाएं, मापन चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, प्रेक्षण शेड्यूल, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। मूल्यांकन जो है आंतरिक बाह्य दोनों का एक विवेकपूर्ण संयोजन हो सकता है। मतलब हम अंदर मतलब मार्क्स कैसे देने हैं हमारे ऊपर है कि टोटली मार्क्स दें या फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी जोड़े, यूटी के मार्क्स जोड़े या ना जोड़े, बच्चों को मार्क्स देने या ग्रेड जो देने हैं, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है। तो ये फर्स्ट टू 8 तक के लिए सेम है क्योंकि अप्रोक्स सिलेबस तो सेम ही रहता है ना, हमें पढ़ाना तो यही पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप। ठीक है। ये 8.5 पॉइंट है। तो इसमें क्या करना है, हमें पढ़ना है कि ये इसके कुछ पॉइंट्स नीचे लिखे हैं ये। अब हमें पढ़ना है प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप क्या है। देखो शिक्षा आयोग 1964-66 में उल्लेखित है, लिख देती हूँ शिक्षा आयोग, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। 1964 से 66 इसमें क्या है, ये उल्लेखित है कि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए। मतलब शिक्षा आयोग आया हुआ 1964 से 66 में, तो वो ये कहता है एक बात कि ये जो है हमारा नई विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, उनका जो पाठ्यक्रम है या जो उनका सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग निरूप होना चाहिए, उनको देख के बने। तो इसलिए फिर हमको स्पेशल टीचर्स भी तो चाहिए होंगे, क्योंकि अब जो रेगुलर टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सिलेबस अलग है तो वो टीचर तो उनको जाके पढ़ा नहीं सकते। तो यहीं से जो है ना स्पेशल एजुकेटर की डिमांड आनी स्टार्ट हुई थी कि हाँ हमको जरूरत है। तो ऐसे प्रभावी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनने चाहिए जो नवाचारों और नए विचारों की संस्कृति को प्रोत्साहित करें और जिन्हें आवश्यकता और अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार में लाया जा सके। अध्यापकों को प्रशिक्षित करना एक जटिल कार्य है। भारत सरकार ने बच्चों को शिक्षित करने के महत्व को पहचान लिया है, क्योंकि शिक्षा से ही युवकों का निर्माण हो सकता है, तो राष्ट्र के विकास में जो अपना योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने दिया हुआ है कि प्रारंभिक विद्यालय अवस्था क्या होती है, 1st to 5th, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था 1st to 8th और फिर है 6th to 8th। तो इसको इन्होंने डिटेल में स्टडी करा है। अब हमने क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना बेसिकली। अब ये क्या है, हमें पढ़ना है अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति। ये कुछ प्रतिरूप थे जिनको हमको ध्यान देना है। अब हमने क्या करना है, इनमें अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, हमने इनकी क्वालिफिकेशन पढ़नी है। एक आसान से शब्दों में बता दूं तो क्वालिफिकेशन पढ़नी है कि एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 8th वाले टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 1st to 8th के लिए क्या चाहिए। हमको बेसिकली क्वालिफिकेशन पढ़नी है, क्योंकि अगर मैं बुक की लैंग्वेज पढ़ने जाऊंगी ना दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं, बट सिंपल शब्दों में हमें क्वालिफिकेशन चाहिए इनकी। अब देखो इसमें ही है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे अब हम डीएलएड बोलते हैं, और कई राज्यों में इसका नाम है डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, डीटीएड या बीटीसी कहीं पे नाम है, बीटीसी डीटीएड यहीं पे लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं। अब ये क्या है डिप्लोमा, ये डिप्लोमा उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने 12वीं पूरी कर ली है और वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो हम उनको डीएलएड करने के लिए बोलते हैं, जिसका टाइम है 2 साल और इसके अतिरिक्त 6 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इसमें 3 चीजें लेते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिस और इंटर्नशिप। तो 6 महीने की, अभी डाइट के अंदर ही हमको 3-3 महीने की करवा के 6 महीने की, जैसे दिल्ली वालों को 3-3 दोनों साल 3-3 महीने की इंटर्नशिप करा के 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी करा देते हैं। तो इसमें क्या पता अलग से होता हो, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। इसमें 6 महीने के लिए किसी भी नियमित विद्यालय के साथ संबंध होना होगा और नियमित रूप से कक्षा अध्यापन करना होगा, जिससे हमारे कौशलों का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब प्रारंभिक अध्यापन शिक्षा में सुधार लाना है। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हमने सुधार लाना है, तो इसके लिए हमने बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम एनसीएफ 2005 लेके आए हैं, राइट टू एजुकेशन लेके आए हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लेके आए हैं, मानवाधिकार तथा बच्चों के अधिकारों के रूप में लेके आए हैं, और नई नई चीजें काफी सारे करते रह रहे हैं। ठीक है। ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए नहीं हो रहा, 14 साल से आगे के बच्चों के लिए भी हो रहा है, और 0 से जो 6 ईयर के बच्चे हैं जो ईसीसीई में आते हैं, ये काम उनके लिए भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रिविलेज दिए जा रहे, बढ़ाते जा रहे, नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम जो है प्राइमरी एजुकेशन में सुधार लाना चाह रहे हैं और हम ला रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, काम कर रही है गवर्नमेंट, हम भी काम कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं। तो अब क्या है,
प्रारंभिक अध्यापकों की भूमिका को देखते हुए विभिन्न पाठ्यक्रम नीचे दिए हुए हैं। पहला है आधारीय पाठ्यक्रम, दूसरा है विभिन्न विषयों में प्रविधि मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सबको मिला के पढ़ाना। थर्ड है आधारीय पाठ्यक्रम और प्रायोगिक कार्यक्रम। तो ये सब होना चाहिए, टीचर को आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है नए प्रतिरूपों की आवश्यकता। नए प्रतिरूप क्या होते हैं? नए प्रतिरूप इन द सेंस की जो चीजें पहले से चलती आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको उसी लेवल पे वैसे ही लेकर के चले। अगर हमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को डिसाइड हो गया ये स्कीम चलेगी तो जरूरी नहीं है यही जिंदगी भर चलती रहेगी, नहीं, उसमें हमें नए प्रतिरूपों की आवश्यकता है। नए प्रतिरूप मतलब कि उसमें हमें चेंजेस करने हैं टाइम टू टाइम, टाइम की डिमांड को समझते हुए, कब कहाँ कैसे क्या जरूरी है उस चीज को हमारा समझना जरूरी है, क्योंकि हम टीचर हैं। तो ये चीजें बच्चों को नहीं सिखाई जाएगी, ये हमको पढ़ाई जाएगी, टीचरों को समझाई जाएगी कि हमको करना है नई प्रतिरूपों की आवश्यकता। जिस भी चीज की जरूरत हो आपको, आप प्रिंसिपल को बताओ, आप चेंजेस करो, आप अपने सुझाव दो कि हाँ आपके बच्चों के लिए ये अच्छा हो सकता है, या ये चीज हमें अभी अच्छी नहीं लग रही तो मे बी इन फ्यूचर जा करके हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ये हमें अच्छी लगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में पूरे पे इस पे जोड़ दिया गया है। तो अब मैं जो पढ़ने वाली हूँ वो इस पैराग्राफ की समरी थी, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस यही बोला इन्होंने। अब देखो, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन चुका है, अतः प्रारंभिक शिक्षा का एक विशेष महत्व है। ये संभव है कि प्राथमिक या विद्यालय प्रारंभिक की पूर्ति के बाद बहुत से विद्यार्थी किसी न किसी कारणवश विद्यालय छोड़ जाते हैं, परंतु एक जागरूक तथा उत्पादी नागरिक के उन्हें राष्ट्र विकास में योगदान देना है। तो भैया टीचर की जिम्मेदारी है कि उनकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम आवश्यकताओं को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग चेंज ला सके टीचर। ठीक है, और इसमें क्या है, संभवतः ये पहला प्रयास है कि जिन्होंने अवस्था विशिष्ट निर्देशक सिद्धांत किए हैं। डाइटो की स्थापना प्रारंभिक अध्यापन शिक्षा के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम ढांचे 1998 को पहले ही पढ़ लिया है हमने, और एनसीटी द्वारा प्रस्तावित 2003 में एक पेपर आया था जिसमें आपने पढ़ा होगा। और वर्तमान व्यवस्था, ऐसा माना जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं के लिए अध्यापक शिक्षा की वर्तमान अवस्था क्या है, शिक्षकों के लिए भी उतनी कारगर होगी। जैसे प्रारंभिक अध्यापन शिक्षा के लिए बीएड होना पर्याप्त होगा। ये कह रहे हैं कि अगर आप प्राइमरी एजुकेशन टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए बीएड होना पर्याप्त होगा, तथा इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के लिए एमएड, मतलब कि थोड़ी थोड़ी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी पीआरटी के लिए हमको सिर्फ डीएलएड ठीक है, और डीएलएड के बाद सीटेट, बट ये कह रहे हैं कि बीएड कर लो ज्यादा अच्छा है, और अगर हम उसके आगे पढ़ाना चाह रहे हैं तो एमएड, जैसे अभी उसमें बीएड से काम चल जाता है 6 to 8 में, तो एमएड कर लो, एमएड सही रहेगा 8 तक के लिए। तो ये बात इसमें हो रही है। अब नई पहले, अब इसमें नई पहले में हम पढ़ेंगे जो नई पहल, किसी राज्य ने कुछ नई चीजें करी हैं, कुछ नई चीजें करी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो नई पहले करी है उसका नाम इसमें बताती हूँ मैं। इसमें क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया ने कुछ नवाचारी पाठ्यक्रम आयोग करे हैं, जिसमें है कि प्रारंभिक शिक्षा में एमएड करा रहे हैं। मतलब अब तक एमएड होता था ना, वो मास्टर्स इन एजुकेशन होता था, मास्टर इन पूरा एजुकेशन, नॉट इन प्राइमरी एजुकेशन। बट जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक नया प्रोग्राम करा है, वो प्राइमरी एजुकेशन में एमएड करा रही है, मास्टर इन प्राइमरी एजुकेशन करा रही है। तो ये कुछ नया कोर्स है जो जामिया मिलिया इस्लामिया लेकर के आई है। TISS ने भी मुंबई में एमएड कराया है प्राइमरी एजुकेशन में, ये चीज स्टार्ट करी है। इसके बाद क्या करा है, स्नातकों के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापन के लिए 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम, खैर ये पहले होता था बट अब ये चेंज हो चुका है। पहले आपको पता है बीएड 1 साल की होती थी, जिनने ग्रेजुएशन करा है वो सिर्फ 1 साल की बीएड होता था, बट अब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की बीएड कर दिया है। पहले 1 साल का होता था, तो उस टाइम पे प्रोग्राम नया था, खैर अभी तो दिल्ली में ही नहीं है। फिर इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय कराती है बीएलएड, आपको पता है ना बीएलएड, बीएलएड में 4 साल का कोर्स होता है, तो वो 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 2 साल की बीएड आपको 4 साल में करा के देती है, तो उसको हम बीएलएड बोलते हैं। तो ये जो कोर्स है 1995 से स्टार्ट किया गया था बीएलएड का, और ये जो अभी है दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित 8 महिला कॉलेजों में चलाया जा रहा है। हाँ, ये जो बीएलएड होता है वो लड़कियों के लिए होता है, लड़के बीएलएड नहीं कर सकते, डीएलएड कर सकते हैं लड़के, बट बीएलएड नहीं कर सकते। बीएलएड इज द कोर्स ओनली फॉर फीमेल्स और गर्ल्स। और ये 8 महिला कॉलेजों में चलाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, और 3000 से ज्यादा टीचर बन चुके हैं इसके बाद। 1998 से 3000 से ज्यादा टीचर बन चुके हैं बीएलएड करने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, और थोड़ी सी एजुकेशन लिखी हुई है। नवोदय विद्यालय आप क्या कर सकते हो, ये सब कराने के बाद निजी विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सकते हो। ये सारी चीजें कुछ लिखी है, आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब ये इंपॉर्टेंट है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं।
अध्यापक एक विमर्शी व्यवसाय के रूप में, ठीक है, अध्यापक एक विमर्शी व्यवसाय। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यहाँ से एक क्वेश्चन ही आना चाहिए कि ये विमर्शी व्यवसाय क्या होता है, विमर्शी व्यवसाय क्या होता है ये। तो देखो, एक अध्यापक के जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब आपको ऐसी स्थिति में पाता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था, है ना। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में उसे सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुनना चाहिए, परंतु ये निर्णय कैसे ले सकता है? तो वो ये निर्णय तभी ले सकता है अगर उसको विमर्श करना आता है, विमर्श चिंतन करना आता है, वो तभी ले सकता है। तो परंतु ऐसा निर्णय वे कैसे ले सकता है? आप भी कभी अनिर्णय की ऐसी दुविधा की स्थिति में उलझे होंगे जहां आपको निर्णय करना कठिन हो गया होगा। तो उस समय आपने कौन सी दिशा चुनी? तो कुछ समय के लिए विचार कीजिए। तो हम जो ये लोग विचार कर रहे हैं ना, उस टाइम पे मैंने कौन सी करी थी, उस टाइम पे मैं कितनी प्रॉब्लम में थी, तो मैंने क्या चूज करा था, मैंने क्या सोचा था, अच्छा मेरा पीआरटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कितनी परेशान थी, तो मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आपने फेस किया होगा। तो जो हम ये इस टाइम के लिए जब कर रहे हैं ना, ये विमर्शी चिंतन है, इसी को हम विमर्शी चिंतन बोलते हैं। अभी आप विमर्शी चिंतन में डूबे थे। हाँ, इस प्रकार का चिंतन मनन आपको इस योग्य बना देता है कि आप स्थिति का प्रभावी आकलन कर सके और बच्चों की आवश्यकता अनुसार सर्वाधिक उत्तम मार्ग चुन सके। तो आप बैक टू द पॉइंट आ जाओ, आप बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दो, अपने बारे में नहीं सोच सकते। एज अ टीचर हमें सब कुछ बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। हम मानते हैं कि अध्यापकों को समय समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी कुछ उनसे कठिन प्रश्न पूछते हैं, तो कुछ इजी पूछते हैं, तो टीचर को डिसाइड करना है कि किस बच्चे के अकॉर्डिंग कैसे ठीक रहेगा, ठीक है। अब विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ क्या है? विमर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बौद्धिक तथा भावात्मक क्रियाकलाप के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों की खोज में लगे रहते हैं ताकि उस नए अनुभव को नए समझ सके और महसूस कर सके, ठीक है। तो ये विमर्शी प्रक्रिया का अर्थ है पूरा कि ज्यादा से ज्यादा सोचना और उससे सोच करके बेस्ट रिजल्ट पे निकलना कि किसी भी एक इंसान के लिए उसके सारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या सबसे बढ़िया बात हो सकती है, क्या सबसे अच्छी चीज हो सकती है, वो हमने डिसाइड कर लेना, वो विमर्शी प्रक्रिया होती है। तो विमर्शी अभ्यास क्या होता है? इसका संबंध जो कुछ हमने सीखा है उससे रिलेटेड है। इसमें विचार और क्रिया को व्यक्तिगत रूप से सीखना है, मतलब विचार और एक्सपीरियंस दोनों ही साथ में लाने हैं। और इसमें क्या करना है? अब एक विमर्शी व्यवसायी कौन होता है? तो एक विमर्शी व्यवसायी वह होता है जो कार्यों को विवेचनात्मक ढंग से परीक्षण करके उनके प्रभावों पर विचार करता है, भविष्य में क्या करना है भाई, कैसे करना है, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करता है, वो उसकी योजना बनाता है और किसी ऐसे व्यवसाय को करता है जिसमें गहन चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे व्यवसाय के संदर्भ में एक अध्यापक जो अपने शिक्षण को सुधारने में जांच पड़ताल आधारित उपायों का प्रयोग करता है। ऑब्वियसली अध्यापक एक विमर्शी व्यवसाय है। अध्यापक का काम इतना ही थोड़ी होता है कि वो स्कूल गया और पढ़ा के आ गया, नहीं, उसको भाई डेली कितनी सारी थिंकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो है लेसन प्लान, गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है ना कि आपको रोज एक तो डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो डायरी लिखने के लिए भी सोचना पड़ेगा और फिर आपको लेसन प्लान बनाने हैं, तो आप बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप ध्यान में रख करके लेसन प्लान बनाओगे। वहां पे आप सोच रहे हो आपको किस एक्टिविटी को किसके थ्रू कराना है, कैसे कराना है, वो आप सोच रहे हो। और बच्चों का रिजल्ट कैसे तैयार करना है, कैसे अटेंडेंस लगानी है, बच्चा आ क्यों नहीं रहा, उसको क्या परेशानी है, ये बच्चे लड़ क्यों रहे, कितनी सारी चीजों से हमें डेली लाइफ में गुजरना पड़ता है एज अ टीचर। तो उसको हम फेस करते हैं, तो हम चिंतन करते हैं, तो उसमें कितनी बार तो विमर्शी चिंतन तो होता ही होगा ना, जब हमें कंक्लूजन पे आना पड़ता होगा। दो बच्चे लड़ रहे हैं, कौन सही है कौन गलत, किसको डिसाइड करें, किसको सही बताएं किसको गलत बताएं, तो वो विमर्शी चिंतन है। मान लो दोनों बच्चों के नंबर बराबर आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन देनी है, प्रिंसिपल ने बोला किसी एक बच्चे को ही दे सकते हो, तो अब आप ओवरऑल पे आ जाओगे कि फिजिकली मेंटली हर तरीके से बच्चा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आप उसको ज्यादा मार्क्स दोगे, ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, ये विमर्शी चिंतन है। या वो आपके अकॉर्डिंग क्या ठीक रहेगा आप तब दोगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसमें गहन चिंतन मनन की आवश्यकता होती है वो व्यवसाय होता है विमर्शी चिंतन वाला। बट विमर्शी चिंतन टीचिंग में भी है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना हमारे अकॉर्डिंग एक अध्यापक है जिसको ये सब करना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो यस, जो एज अ टीचर है वो एक अध्यापन एक विमर्शी व्यवसायी है। तो अब तक इतनी जो सारी बकवास करी है मैंने, वो ये समझाने के लिए है कि एक अध्यापक है वो एक विमर्शी व्यवसायी कैसे है। वो इस तरीके से व्यवसायी है क्योंकि उसको अपनी डेली लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है। अब वो घर भी जाएगा तो भी उसको चैन नहीं है, उसको पहले सोचना पड़ता है कल क्या कराएगा तो कैसे कराएगा, बच्चे एब्सेंट तो नहीं होंगे, ज्यादा कम बच्चे आए तो क्या कराऊंगा, ये बच्चा का चैप्टर छूट गया कैसे करेगा, बहुत सारी चीजें जिन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर एक है विमर्शी प्रक्रिया क्या होती है। विमर्शी प्रक्रिया भी हम पूरे विमर्शी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, बट वो प्रक्रिया जो भी है अगर आपने
दिमाग में सेट कर लिया विमर्शी चिंतन क्या है, मजे में सारा काट दोगे, सब कर लोगे। बट एक नाम याद रखना, जहां भी विमर्शी प्रक्रिया की बात होगी जॉन डीवी का नाम आएगा वहां पे। आपको याद रखना है विमर्शी प्रक्रिया किसने दी है या विमर्शी प्रक्रिया क्या है, बट विमर्शी के साथ आपको नाम यूज करना है जॉन डीवी का। इसका इतना सारा नहीं बताऊंगी, बट आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे फिर जॉन डीवी को ध्यान रखना मुश्किल रहेगा। बट आप विमर्शी प्रक्रिया के साथ जॉन डीवी याद रख लो, तो जहां पे भी आपका विमर्शी प्रक्रिया के साथ क्वेश्चन आएगा आप मुंह उठा के जॉन डीवी लगा दोगे। इस बार जो 2022 में पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, बट इससे पहले जो 2019 का पेपर हुआ था बहुत क्वेश्चन आए थे इसमें से, और तब मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये इसमें से कहीं से एक लाइन उठा ली और उसमें से क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें से इंपॉर्टेंट ये है याद रखने वाला, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने वाला है, बट ये याद रखने वाला है, तो आपको याद होना चाहिए नाम जॉन डीवी। ठीक है, अब विमर्शी प्रक्रिया पढ़ते हैं। संभवतः जॉन डीवी प्रथम शिक्षाविद थे जिन्होंने सुझाया कि अध्यापन अपने व्यवसाय को विमर्शी चिंतन की सहायता से सुधार सकते हैं। चलो ठीक है, सुधार लेंगे, अभी भी कमी है हमारे करने में, हम सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। जॉन डीवी के अनुसार किसी विश्वास, आस्था या तथाकथित ज्ञान के रूप में उस पृष्ठभूमि में है जो इसे समर्थित करती है, और निष्कर्ष के आधार पर जो इससे निकलते प्रतीत होते हैं चिंतन विमर्शी चिंतन कहलाता है। जो लगातार सक्रिय होता है ध्यानपूर्वक वो चिंतन विमर्शी चिंतन कहलाता है। विमर्शी क्रिया की किसी भी घटना से व्यक्ति अपने आप को एक निश्चित वर्तमान स्थिति में पाता है जहां पे उसको निर्णय लेना होता है जो उसको नहीं देना दिया होता, वो निर्णय नहीं दिया होता, उसको सिलेक्ट करना होता है कि वो क्या चूज करेगा। इस प्रकार उसको स्थिति के आधार पर ऐसे विचार पर पहुंचना होता है जो नहीं दिया गया अनुमान कहलाता है। क्या ऐसा ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाता है। ये सारी जो है किसने दी है, जॉन डीवी ने। तो इसने 3 मुख्य घटक बताए हैं, वो ओपन मेंटेलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्साइटमेंट। ये मैंने इंग्लिश में लिखे थे पर इसकी हिंदी है खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व और एकनिष्ठता। इसको समझ लेते हैं। खुली मानसिकता क्या है, कहीं से कहीं भी सोचना, कहीं भी ओपन मेंटेलिटी, कहीं भी पहुंचना, कि अपने हर एक ढंग से सोचना, जहां से उसको सूचना मिली है, जहां से नहीं मिली, हर एक ढंग में हर एक चीज को सोचना। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि उन प्रभावों को समझना जो उसके ऊपर पाठ पढ़ाने के बाद उसके बच्चों के ऊपर पढ़ने वाले हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है उस डिसीजन से, क्या उसको वो डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जो उसके बच्चों पर पढ़ते हैं उसको ये समझना चाहिए। फिर है एकनिष्ठता, एकनिष्ठता या एक्साइटमेंट, किस अभिप्राय है, किसी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन करना, कि जब वो कोई काम करने जा रहा है तो वो खुद ही अपने काम से कितना खुश है, कितना हैप्पी है। तो ये सब क्या है कि एक निष्ठा से अभिप्राय है किसी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विमर्श चिंतन, भावनाओं के साथ अनुभूति। भावनाओं के साथ अनुभूति ये एक छोटी सी थ्योरी है जो इन्होंने दी है। तो इसके क्या है ये, वैसे यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, बाउट, कियोग और वॉकर। ठीक है, ये नाम भी याद रखना, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। इस बार नहीं बने थे बट बन जाते हैं। ठीक है, 1985 इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये 3 चीजों की तरफ से सोचते हैं। जो भी चिंतन प्रक्रिया क्या है, और इन तीनों चीजों की तरफ से सोचते हैं कि अनुभव के साथ सोचना। सिंपल है, ये नहीं याद रखना, बस इनकी थ्योरी का नाम याद रखना किसने दिया है। अनुभव के साथ सोचना, भावनाओं को जोड़ना और मूल्यांकन करना। मतलब विमर्शी चिंतन की प्रक्रिया क्या है कि अनुभवों को जोड़ो अपने, उसके साथ अपनी भावनाओं भी जोड़ो और फिर उसका मूल्यांकन करो कि क्या हमने जो चूज करा है वो सब है वो ठीक करा है। ठीक है, तो ये है। और एक है विमर्शी प्रक्रिया की आधुनिक अवधारणा, और एक थे डोनाल्ड शॉयन। डॉयल शॉयन ने क्या दिया है तुमको, ये 3 पक्ष दिए हैं कि कार्य करते समय विमर्श करना, कार्य के बारे में विमर्श करना, कार्य के लिए विमर्श करना। मतलब कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। मीन्स कि ये वही है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। तो वही रिफ्लेक्शन है कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें विमर्श करना कि ठीक है या नहीं, कार्य के बारे में विमर्श करना कि जो मैंने काम करा है वो क्या है। मतलब मान लो किसी का हत्या कर दी, मैंने किसी का मार डाला, किसी की हत्या कर दी, तो उस कार्य के बारे में सोचो बढ़िया है या नहीं है। वो कार्य के लिए विमर्श करना, कार्य के लिए सोचो कि कार्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मैं मर्डर को बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हूँ, हथियार कहाँ छुपा सकती हूँ। खैर मजाक कर रही हूँ, इसको वैसे मत ले लेना कहीं कुछ हो रहा है। मतलब कार्य करते समय विमर्श करना कि कार्य जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। फिर कार्य के बारे में विमर्श करना, कार्य के बारे में सोचना। एक्टिविटी मान लो प्लान कर रहे हैं तो क्या हम जो प्लान कर रहे हैं उसका तरीका ठीक है या मुझे चेंज करना है। या कार्य के बारे में विमर्श करना कि मतलब कार्य जो मैं एक्टिविटी करा रही हूँ और बच्चों को क्या यूजफुल है, क्या है कैसे नहीं। और कार्य के लिए विमर्श करना कि कराने के बाद क्या हो जाएगा और ये सब। ठीक है, तो ये है।
इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। कार्य करते समय विमर्श करना है, इसका अर्थ वह है विमर्श जो कार्य के घटित होते हुए होता है, जब कार्य कर रहा है और तभी उसी के बारे में सोचना, वो कार्य करते समय विमर्श करना है। कार्य के बारे में सोचना मतलब है कि इसका अर्थ है कि उसको शुरू होने से पहले और उसके बाद हम सोच रहे हैं, तो वो कार्य के बारे में विमर्श है, पहले और बाद में सोचना। और कार्य के लिए विमर्श है कि ये उस समय होता है जब चिंतन के आधार पर प्राप्त ज्ञान भविष्य में की जाने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कि मतलब कार्य के लिए विमर्श करना कि मतलब जो कार्य हो गया, ओहो गलती हो गई या फिर बहुत अच्छा हुआ है, इन फ्यूचर हम जो उसके बारे में सोचते हैं, ये वो होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है विमर्शी अध्यापन। विमर्शी अध्यापन एक है ट्नाइस्खेर तथा लिस्टन, नाम याद रखना, ट्नाइस्खेर तथा लिस्टन 1996, ये विमर्शी अध्यापन है। इन्होंने विमर्शी अध्यापन करा, इतना डीप स्टडी करी है इसके बारे में, इतना ज्यादा डीप स्टडी करी कि पूछो मत। एक इन्होंने करी है ट्नाइस्खेर और लिस्टन ने, तो इन्होंने क्या बोला है, पूरा प्रतिरूप दिया है कि इनकी परख करो, पुरानी चीजों को जज करो, नई चीजों को इंक्लूड करो, एक्सपीरियंस को जोड़ो। बात जो पहले वालों ने करी ये भी वही बात रहे, बट उसको घुमा फिरा के बोल रहे हैं, और इसलिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस और दे रहे हैं क्योंकि भाई इन्होंने ना डीप स्टडी करी है इसके बारे में, बहुत ज्यादा इन्होंने इस बारे में पढ़ा है, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो दी है ना बहुत लंबी थ्योरी दी है, मतलब जो 3-4 बातें हैं ना उनको बहुत लंबा लिखा है, इसलिए ये सब है। ठीक है, तो ये नाम याद है, मैं आपको लिस्टन तथा ट्नाइस्खेर, मैं इनके 5 पॉइंट पढ़ देती हूँ जो इन्होंने 5 दिए हैं। कक्षा पद्धति से संबंधित दुविधाओं की जान परख करता है और उनको हल करने का प्रयास करता है। सेकेंड है अध्यापन में उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न पूर्व धारणाओं तथा उत्पादित मूल्यों के साथ अवगत करता है, उस संस्थागत या तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जिसमें वह पढ़ाता है शिष्ट है या वृद्ध है, पाठ्यचर्या विकास में विद्यालय में परिवर्तन लाने के प्रयासों में भाग लेता है और अपने सामाजिक विकास का दायित्व स्वीकार करता है। तो ये किसने दिया है, ट्नाइस्खेर तथा लिस्टन ने दिया है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा चैप्टर वो है क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इतना नहीं है कि अगर इतना करा दिया तो आपको इतना ही करना है, नहीं, अब आपको अपनी लैंग्वेज में चैप्टर पढ़ना है। एक बार पूरा चैप्टर पढ़ना, पहले इन दोनों वीडियो को देख लेना और फिर चैप्टर पढ़ना, तो आपको चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको किताब उठानी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी चीजें रह गई हो जो वो वहां से आपको खुद को मिल जाए, तो आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।